हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपका परीक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने जारी कर दिया है। आपकी परीक्षाएँ 24 फरवरी से शुरू होंगी और 12 मार्च तक संभवतः खत्म होंगी। इसको अगर देखा जाए तो आपके पास समय जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। तो इन बचे हुए दिनों में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को जितना हो सके उतना मजबूत बनाएँ। ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस को हल कराने की कोशिश करूँगा। ये मैथ के वो क्वेश्चंस रहेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जिनकी ज़्यादातर संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2024 का जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर है और गणित का प्रश्न पत्र है, 2024 में आया हुआ है पिछली बार का। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका पूर्णांक कितना होता है, 70 होता है और 3 घंटे 15 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। 3 घंटे 15 मिनट में आपके पूरे क्वेश्चन को हल कर देना होता है। तो समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा? तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। इन दोनों इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। तो एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक? और एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इनमें बेसिक अंतर ये होता है कि ये होता है गुणज, ये होता है आपका एलसीएम जो होता है गुणज होता है और एचसीएफ जो होता है वो होता है गुणनखंड। एक छोटे से एग्जांपल में लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 2, 4 और 6। यहाँ भी पूछ दिया 2, 4 और 6। 2 और 4 और 6 का आपसे पूछ दिया एचसीएफ। 2, 4 और 6 का एचसीएफ। तो इसका हम क्या करेंगे? अगर मौसा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है तो हमें मौसा निकालना है और एलसीएम पूछ रहा है तो हमें लॉसा निकालना है, ठीक? तो जैसा कि इसमें 2, 4 और 6 का एचसीएफ पूछा है तो हम इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 2 का गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणे 1। 4 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 और 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3। जब इनको हम देखते हैं तो जैसा कि एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों में 2 और 4 और 6 के गुणनखंड में जो सबसे बड़ी कॉमन गुणनखंड जो होगा उसका, वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये 2 क्या है? इन तीनों में क्या है? कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम आते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2, 4 और 6 का हमें क्या करना है? मल्टीपल्स निकालना है। ऐसा छोटा मल्टीपल्स ऐसा छोटा मल्टीपल निकालेंगे जो 2, 4 और 6 से पूरी तरह क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो 2, 4 और 6। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ जाएगा 2 बार और यहाँ जाएगा 3 बार। फिर हम 2 से भाग देंगे, ये 1 बार जाएगा और ये 3 ज्यों का त्यों उतरेगा और फिर 3 से भाग देंगे, 1, 1 और 1। अब इसके जब को निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 12।
इसका जो मल्टीपल हो सकता है, इसका जो मल्टीपल हो सकता है वो 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चंस कह रहा है, जैसा कि कहा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम इन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा मल्टीपल यूज करेंगे। इन मल्टीपल में से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा मल्टीपल यूज करेंगे। तो वो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 12 है। और 12 एक ऐसा छोटा मल्टीपल है जो 2 से, जो क्या करेगा, 2 से, आपका 4 से और 6 से, तीनों से क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार एचसीएफ में देखें तो एचसीएफ जो है कि एचसीएफ एक ऐसी बड़ी संख्या होती है, एचसीएफ एक ऐसी बड़ी संख्या होती है जो 2 को, 4 को और 6 को क्या करती है, पूरी की पूरी तरीके से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। इतना ही बेसिक अंतर होता है एचसीएफ और एलसीएम में। तो आपका पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ। तो 65 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 13, और 17 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा, 13। तो देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ी कॉमन जो संख्या है वो क्या है, वो है हमारा 13। वो क्या है, 13। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 13। प्रश्न में आगे कह रहा है कि एचसीएफ को 65p माइनस 117, यानी कि 65p माइनस 117 बराबर भी क्या है, इसका एचसीएफ 13। क्योंकि इसी के एचसीएफ को क्या किया है, इस रूप में वो व्यक्त किया है। तो आइए हल करते हैं और p का मान निकालते हैं। तो 65p बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117। ठीक, p बराबर हो जाएगा 130 बटा 65। p बराबर आपका उत्तर आ जाएगा 2। आपका अगला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का एलसीएम पूछा है। तो 15, 18 और 24 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15, 18 और 24। ठीक, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 15 में भाग नहीं जाएगी, खाली छोड़ देंगे। 18, 9 दूना 18 और 24, 12 दूना के 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगी, यहाँ भी भाग नहीं जाएगी, ये हो जाएगा 12 दूना, 6 दूना के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी भाग नहीं जाएगी, यहाँ भी भाग नहीं जाएगी, 2 तियाँ 6। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पाँचे 15, 3 तिली के 9 और 3 एकम 3। दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 1 और यहाँ रह जाएगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 और 1। जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2 गुना के 4 गुना के 8, 8 गुणे 9 गुणे 5, 9 8 72 गुणे 5, 5 दुना के 10 और 5 साते 35, 1 36। ये हो जाएगा आपका उत्तर। 15, 18 और 24 का जो एलसीएम होगा वो होगा 360। अगला क्वेश्चन है आपका p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और
6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक चर रैखिक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है? 0। ठीक, इसमें क्या है कि अगर संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, दो रेखाएं, तो उसमें a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस शर्त को अगर वो रेखाएं फॉलो कर लेती हैं या इस शर्त को वो पूरा कर लेती हैं, तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है कि 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 समीकरण 1 है, और दूसरा है 6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0, ये रेखा 2 है। इनमें अगर हम देखेंगे तो a1 बराबर आपका हो जाएगा 3, a2 बराबर आपका हो जाएगा 6, b1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 1, और b2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस p, c1 बराबर आपका हो जाएगा 8, और c2 बराबर आपका हो जाएगा 16। इन मानों को इस शर्त जो दिया है, जो शर्त इसकी पालन करने के लिए, उस पे मानों को रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/6 इक्वल टू -1 बटा -p बराबर 8/16। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1/2 बराबर 1/p, माइनस का माइनस कट जाएगा, बराबर 1/2। तो जो p का आपका मान आएगा, वो आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है चौथा नंबर। कह रहा है कि यदि 3x प्लस 2py इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान ज्ञात करिए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि रेखाएं क्या है? समांतर है, और समांतर होने के लिए शर्त होती है एक चर रैखिक समीकरण में a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, और ये बराबर न हो c1 बटा c2 के। अगर इस शर्त को फॉलो करता है तो आपका क्या हो जाएगा? वो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो आइए मानों को रखते हैं। जैसा कि a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? a1 बराबर हो जाएगा 3, a2 बराबर हो जाएगा आपका 2, बराबर b1 बराबर हो जाएगा 2p, और b2 बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो ये बराबर नहीं है c1 और c2 के। c1 क्या हो जाएगा? -2, और c2 क्या हो जाएगा? 1। ये इसके बराबर नहीं है, तो इस चीज को हमें क्या करना है? लेना ही नहीं है। हमें बस इन मानों पर क्या करना है? क्वेश्चंस को हल करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जब, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, बराबर 2 दूना के 4 p। ठीक, अब जब p का हम मान निकालते हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा? 15/4। क्वेश्चन में अगर आंसर मिलता है, ऑप्शन में अगर आंसर मिलता है, तो हमें इसी ऑप्शन को ठीक करना है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 काट a बराबर 8 हो तो साइन a का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले इसके लिए हमें एक छोटा सा फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, लाल बटा कक्का। एक छोटा सा ये फार्मूला है याद रखने का। ये जो होता है ये साइन को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कास को, और ये डिनोट करता है टेन को।
और इसी का उल्टा कर देंगे तो ये डिनोट करेगा कॉसेक को, ये डिनोट करेगा सेक को और ये डिनोट करेगा काट को। यहाँ एल जो है वो लंब है और के जो है कर्ण है। ए यहाँ पे क्या है? आधार है। हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है एक ट्रेंगल में। और यहाँ दिया है कि काट ए, इस कोण के मान के लिए दिया है कि काट ए बराबर क्या है? 15 काट ए बराबर क्या है? 8 है। तो 15 काट ए बराबर 8। 15 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर 8 बटा क्या हो जाएगा? 15। अब इस फार्मूले पे आते हैं तो काट के लिए क्या है? आधार और लंब। ये क्या हो गया आपका? आधार और ये क्या हो गया? लंब। तो आधार के लिए आधार 8 और ये क्या है? लंब। अब हमें क्या करना है? कर्ण निकाल लेना है। हमें क्या करना है? कर्ण निकाल लेना है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो उसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो हम अगर निकालेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, 15 और 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक, 289 जो कि 17 का क्या है? जो कि 17 का वर्ग है। तो 17 आपका आ गया क्या? कर्ण आ गया। कर्ण आपका कितना आ गया? 17 आ गया। जब कर्ण आपका 17 आ गया तो आप निकालेंगे साइन ए। साइन के लिए क्या होता है? साइन के लिए आपका होगा लंब और कर्ण। साइन के लिए आपका क्या होगा? लंब और कर्ण। तो इसमें देखेंगे लंब है 15 और कर्ण है 17। तो 15 बटा 17 यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आते हैं आपके अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है आपका एक्स वाई जेड, दो समरूप त्रिभुज है। क्या है? दो समरूप त्रिभुज है और उसमें कोण ए दिया है 75 अंश और कोण वाई दिया है 57 अंश। तो कोण सी का आपसे मान पूछ रहा है कि कोण सी का मान क्या होगा। आइए हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें दो चीजें समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है टर्म यूज किया जाता है, शब्द होता है समरूप, और एक शब्द होता है सर्वांगसम। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें ये दोनों चीजें जान लेनी बहुत जरूरी है। बात करें हम अगर सर्वांगसम की, सर्वांगसम की अगर बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज एक और एक त्रिभुज ये। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो त्रिभुज है। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा जाता है, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर मान लीजिए हमने ये रख दिया, तो इसको ये क्या करेगा? पूरी तरीके से ढक लेगा। तो पूरी तरीके से ढक लेगा मतलब ये वाला कोण इसका, ये वाला कोण और ये वाला कोण, साथ के साथ ये भुजा और ये भुजा, ये क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी इस वाले त्रिभुज के। पूरी की पूरी तरीके से ढक लेने का मतलब यही है कि उसके जितने कोण है वो कोण और साथ के साथ उसकी भुजा उसी के क्या है? बराबर है। तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाएगा। अगर हम एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं जैसा कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज देखने में इसी त्रिभुज की तरह दिख रहा है, लेकिन इसकी जो भुजा है वो क्या है? अलग है, बड़ी है, छोटी है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का, मान लीजिए इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है। इसी तरह त्रिभुज का ये वाला कोण और त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर हो और त्रिभुज का ये वाला कोण और त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर हो, बस भुजा में अंतर हो, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं।
वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन में कहा है, वो समरूप के बारे में ही चर्चा किया है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं। 2 त्रिभुज क्या है? समरूप है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो हम इन्हीं चीज़ों को लेके आपको हल करते हैं, इन्हीं त्रिभुजों को दिखा के। जैसा कि कह रहा है क्वेश्चन में कि समरूप है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, जिसमें कह रहा है कि 2 tan 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात करिए। आइए हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि 2 tan 45 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपके प्रश्न में दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी tan, sin इन चीज़ों के मान हैं वो ज्ञात होंगे। तो अगर हम मान को पुट करते हैं तो 2 इंटू tan 45 अंश का मान होता है 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश मतलब tan 45 अंश का मान 1 और उसका स्क्वायर इक्वल टू, ठीक। तो आपका हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 2, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि 148 बटा 185 का सरलतम रूप क्या होगा? तो 148 बटा 185, इसको हम देखेंगे तो ये जो डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है 37 से। 37 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 आएगा और 37 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा? 185। तो इसका जो सरलतम रूप होगा वो होगा 4/5। ये आपका क्या हो जाए? उत्तर हो जाएगा। ये जो संख्या है वो 37 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको 37 की डिविजिबिलिटी का रूल